हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला था, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑलमोस्ट हम लोग एंड पर आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करना, देन हमने सीखा इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होते हैं, देन वी अंडरस्टूड अर्थिंग कैसे की जाती है, और अर्थिंग के ऊपर कुछ सवाल कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो एक दो और सवाल लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल कह रहा है बेटा कि दो स्फेरिकल सेल हैं, एक स्फेरिकल सेल एंड देन अनदर स्फेरिकल सेल। ठीक है, दो स्फेरिकल सेल्स हैं। एक की रेडियस स्मॉल ए है, स्मॉल ए, और दूसरे की रेडियस स्मॉल बी है, जिसमें बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। ठीक है, बी ग्रेटर देन ए है। इसमें से जो आउटर सेल है, आउटर सेल उसको क्यू चार्ज दे दिया। आउटर सेल इज गिवन क्यू चार्ज एंड इनर सेल को ग्राउंड कर दिया गया। इनर सेल को ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है, इनर सेल को ग्राउंड कर दिया गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड चार्ज ऑन द इनर सेल। फर्स्ट पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन इनर सेल। ठीक, एंड सेकेंड पार्ट potential of the outer sphere. Find potential of outer sphere. ठीक है, find potential of outer sphere. These two things we have to find. Okay, these two things we have to find. चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, जब हम किसी स्फेयर को या किसी बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं, कंडक्टिंग बॉडी को अगर आप अर्थिंग कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कुछ पता हो या ना पता हो, हमें पता है कि इस स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, एक बात समझ में आ गई। अब अपने को पता क्या करना है बेटा कि इनर सेल, जो अंदर वाला सेल है, उस पर चार्ज क्या है हमें पता नहीं। तो लेट्स से कि स्मॉल क्यू है बेटे। ठीक है, कितना है, स्मॉल क्यू है। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो चलिए अब बेटे इस पर जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस पर, वो किसकी वजह से होगा? एक तो इस चार्ज की वजह से होगा एंड देन इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज के लिए क्या है, सरफेस है। सरफेस के लिए क्या होता है, तो V इन जो है वो Q के कारण कितना होगा, के क्यू बाय स्मॉल ए, एंड इसके वजह से क्या होगा, के कैपिटल Q बाय स्मॉल बी। ठीक है, इतना हो गया। और इसको इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों? क्योंकि ये अर्थड है, अर्थिंग की गई है इसकी। ठीक है, तो देयरफॉर के क्यू बाय स्मॉल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, माइनस के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल बी। दिस के एंड के गेट्स कैंसिल, स्मॉल क्यू इज माइनस ए बाय बी इंटू क्यू। दिस इज द चार्ज अपीयरिंग एट द इनर सेल। इनर सेल पर जो चार्ज है वो इतना आ रहा है। कुछ दिक्कत है? अंडरस्टूड। एंड सेकेंड थिंग जो आज पूछा जा रहा है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो। ठीक, तो सेकेंड पार्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट। तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से एंड इसकी वजह से। तो बी आउट है, ये क्या, इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटे, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट पर क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाय, है ना, आर, यानी के क्यू बाय स्मॉल बी, ऐसा हो जाएगा बेटे। प्लस है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस है तो के क्यू बाय स्मॉल बी हो जाएगा। के आपका कॉमन हो गया बेटा, बी आपका कॉमन हो गया, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो के अपॉन बी एंड स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आपने यहाँ फाइंड आउट किया है वो रख लो यहाँ पे। तो माइनस ए बाई बी क्यू प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा। तो आप q को भी क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, k की वैल्यू रख सकते हो। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन b। ठीक है, सिंप्लीफाई होके ऐसा हो जाएगा।
नाउ व्हाट टू डू, वी आउट इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 B, और इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा B माइनस ए अपॉन बी, सो दिस B एंड B, तो Q इंटू B माइनस ए अपॉन 4πε0 B स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सेल का जो पोटेंशियल है वो इतना आ रहा है। कुछ दिक्कत है बेटे, आ रही है आपको समझ में? क्लियर? चलिए, तो अर्थिंग के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बस एक ही चीज सोचना है बेटा कि जिस चीज को आपने अर्थिंग कर दी है उसका पोटेंशियल क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक, एक और बढ़िया सा एग्जांपल देखेंगे। Okay, let's take one more example. See, क्या कह रहा है बेटे यहां पर? एग्जाम्पल, यहां पर 3 सेल है बेटे, 1 2 एंड 3 सेल है। ठीक, एक की रेडियस जो है वो है r, एक की रेडियस है बेटे r, दूसरे की रेडियस है 2r एंड तीसरे की रेडियस है 3r। ठीक है, इस तरीके से है। सबसे अंदर वाला जो सेल है, सबसे बाहर वाला जो सेल है वो A है, B एंड C। ठीक है, सबसे बाहर वाले सेल का नाम A है, बीच वाले का B है और अंदर वाले का नाम C है। ठीक है, चार्ज जो है वो सबसे बाहर वाले पर 3Q चार्ज है, बीच वाले पर 2Q चार्ज है एंड इनसाइड वाले पर -Q चार्ज है। ठीक है, इनसाइड वाले पर -Q चार्ज है। इसमें से सेल B को, ये वाले सेल को क्या किया गया है, अर्थिंग की गई है, इसको अर्थ किया गया है। ठीक, ये कर दिया। एंड A और C को, A और C इसको कनेक्ट किया गया है ना, कनेक्ट किया गया है विदाउट टचिंग बी, विदाउट टचिंग बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 3 स्फेयर है, एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r, तीसरे का 3r है। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसका नाम A है, उस पर चार्ज 3Q है। जो बीच वाला है उसका नाम B है, उस पर चार्ज 2Q है। जो अंदर वाला है उस पर चार्ज -Q है, उसका नाम C है। जो बीच वाला है B सेल, उसको ग्राउंडिंग किया गया है और A और C को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा क्या जा रहा है बेटा आपसे? इसमें पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द फाइनल चार्जेस QA, QB एंड QC। डिटरमाइन फाइनल चार्जेस QA, QB एंड QC। ठीक है, बाद में मतलब जब ऐसा हमने कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया, पहले ये सब क्या था, ग्राउंडिंग और कनेक्शन करने के पहले के सिचुएशन था कि इस पे 3Q था, इस पे 2Q था, इस पे -Q था। अब जब हमने इसको, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया, तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद चार्जेस क्या हो जाएगा, तो इस पर हमने मान लो बोल दिया QA हो जाएगा, इस पर QB हो जाएगा, इस पर QC हो जाएगा। तो ये QA, QB और QC की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका। तो बेटे यहाँ पर क्या क्या चीजें पता चल रही है वो देखो आप। पहले देखो कि जो A और C है, A और C, चूंकि आपने उसको कनेक्ट कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया, तो इसका जो टोटल चार्ज है ना वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, A और C का, तो A और C का है ना, बाद में कितना चार्ज हो रहा है बेटा, A पर कितना हो रहा है QA और C पर कितना हो रहा है QC। ठीक है, ये बाद का चार्ज है। पहले अभी स्टार्टिंग में कितना है, इस पर 3Q और इस पर -Q, तो 3Q और -Q क्या बच रहा है बेटे, 2Q। तो ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, यानी
क्यू ए प्लस क्यू सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2q रहेगा। ये एक इक्वेशन पता चल गया, ठीक है, एक इक्वेशन पता चल गया। प्लस ये चूंकि ग्राउंडेड है बेटा, है ना, बीच वाला जो है वो ग्राउंडेड है, तो हमें पता चल गया कि उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो होगा। V एट B जो है वो जीरो होगा, ये दूसरी बात पता चल गई। और तीसरी बात, चूंकि ये दोनों C और A है ना, C और A इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला जो स्फेयर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कंडक्टर से, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो और हमें क्या पता चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, VA और VC ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, VA और VC आपस में बराबर होंगे। तो इतनी सारी चीजें हमें पता चल रही है, ठीक। तो चलो बारी बारी से काम करते हैं। पहले हम देखेंगे कि C पर क्या हो रहा है, ठीक है, C पर क्या हो रहा है। तो बेटे C यानी C नहीं, पहले हम इस पे देख लें, B पे, क्योंकि B का पोटेंशियल हमें पता है। तो बेटे B पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा, देखो B पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा। तो V एट B इक्वल्स टू, पहले अंदर वाले की वजह से, अंदर पर चार्ज हमने क्या ले लिया बेटा, QC, तो QC की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, KQC बाय 2R, है ना, क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज हमने कितना मान लिया अभी, कितना है, QC, तो KQC बाय 2R हो जाएगा इस पर। प्लस इसकी खुद की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, इसके खुद की वजह से, इसके खुद की वजह से हो जाएगा KQB, है ना, KQB अपॉन 2R, ठीक है। प्लस ये जो बाहर वाला है उस पर कितना चार्ज है, KQA अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, 3R, ठीक। ऐसा हो गया पोटेंशियल एट B, और ये इक्वल टू किसके हैं, जीरो के, ये इक्वल टू जीरो के हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो KR, ये सारी चीजें उधर चली गई, क्या बचा बेटा, QC बाई 2 प्लस QB बाई 2 प्लस QA बाई 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ऐसा एक इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, ओके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा, इसको 6 ले सकते हो, तो 3QA प्लस 3QB प्लस 2QA इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3QA प्लस 3QB प्लस 2QA इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर, मान लो A, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर A। इसको मैं इधर कहीं साइड में लिख लेता हूँ, 3QA प्लस 3QB प्लस 2QA इक्वल टू 0। एक चीज हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमको पता है कि A और C पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो A और C पर हम क्या कर लें, A पर निकाल लें, C पर निकाल लें और इनको इक्वेट कर दें। चलो ये करते हैं अब। तो A पर क्या हो जाएगा बेटा, V एट A पर किसकी किसकी वजह से होगा, इनसाइड वाला, इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटे, KQC अपॉन 3R, प्लस इसके वजह से क्या हो जाएगा, KQB अपॉन 3R प्लस KQA अपॉन 3R, ऐसा हो गया। देन V एट C पर किसकी किसकी वजह से होगा, अंदर की वजह से KQC बाय R प्लस इसके वजह से क्या हो जाएगा, KQB अपॉन 2R प्लस बाहर वाले की वजह से KQA अपॉन 3R, ऐसा हो गया बेटा। अब चूंकि देख रहे हो दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो इनको और इनको मैं क्या कर लूं, बराबर कर लूं। तो KQC बाई 3R प्लस KQB बाई 3R प्लस KQA बाई 3R शुड बी इक्वल टू KQC बाई R प्लस KQB बाई 2R प्लस KQA बाई 3R। ऐसा हो जाएगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है,
तो भैया के क्यू ए बाई 3r दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। के क्यू सी बाय, हाँ बाकी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ के बाय आर, के बाय आर, के बाय आर, के बाय आर ये कैंसिल हो रहा है। तो दिस साइड क्यू सी बाई 3 प्लस क्यू बी बाई 3 एंड इस साइड क्या बच रहा है बेटे, क्यू सी प्लस क्यू बी बाई 2, क्यू सी प्लस क्यू बी बाई 2। तो क्या हो जाएगा, क्यू सी एक तरफ लेते हैं, क्यू सी बाई 3 प्लस क्यू बी बाई 3, चलो कोई बात नहीं, इसको लाते हैं इधर। तो क्यू सी क्या हो जाएगा बेटे, 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस क्यू बी क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और सिंप्लीफाई करिए, कितना बेटे, क्यू सी इंटू क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस क्यू बी इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो -2 क्यू सी बाई 3 प्लस माइनस क्यू बी बाई 6 माइनस क्यू बी बाई 6 ऐसा हो गया, इक्वल्स टू 0, यानी 2 क्यू सी बाई 3 प्लस क्यू बी बाई 6 इक्वल टू 0 ऐसा हो गया, है ना बेटे। और कर सकते हैं अपन, 6 हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा तो 4 क्यू सी हो जाएगा प्लस क्यू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर ये आ गया 4 क्यू सी प्लस क्यू बी इक्वल्स टू 0, 4 क्यू सी प्लस क्यू बी इक्वल्स टू 0। तो एक और इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर बी कह सकते हैं, 4 क्यू सी प्लस क्यू बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर बी। ओके, इक्वेशन नंबर बी, 2 इक्वेशन हो गए हमारे। ठीक है बेटे, क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ बी हमने 0 ले लिया, ये ले लिया। और एक इक्वेशन देखो यहां से हमारे पास पहले से ही है, क्यू ए प्लस क्यू सी इक्वल्स टू 2q। सो नाउ वी हैव टोटल इन टोटल 3 इक्वेशंस, ठीक है, क्यू ए प्लस क्यू सी इक्वल्स टू 2q एंड दिस मच एंड दिस मच, ठीक है, 3 इक्वेशंस वी हैव। 3 इक्वेशन है बेटे और 3 अननोन है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करें हम, क्या करें, क्यू सी प्लस क्यू बी, ये हम यहाँ हमने कुछ गलत लिखा क्या, 3qa प्लस 3qb प्लस 3qa प्लस 3qb 2qc होगा ना, ये क्या गड़बड़ किया मैंने, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लिखा है, ओह माय गॉड क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 बार qa हो गया है ना, ये ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ लिखने में, 2qa होगा, क्या होगा, ये QC होगा आई थिंक, हाँ दिस इज QC। तो क्या हो जाएगा, 3QC प्लस 3QB प्लस 2QA, ओके 2QA ऐसा होगा। तो चलिए 3 इक्वेशन है, क्या करें, QC प्लस QB, QA प्लस QC, इसमें से अगर मैं QA, इसमें से QA अगर एलिमिनेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन A, कैसे कर सकते हैं हम QA को एलिमिनेट, तो बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कौन सा है A, 1 और A, यानी इस वाले से और इस वाले से, यहां से QA की वैल्यू है ना, QA की वैल्यू उसमें रख देते हैं। QA की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, 2Q माइनस QC, तो क्या हो जाएगा 3QC प्लस 3QB प्लस 2 और QA के बदले 2Q माइनस QC,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 3qc प्लस 3qb प्लस 4q माइनस 2qc इक्वल टू 0। सो 3qc एंड माइनस 2qc क्या हो जाएगा बेटा qc, तो qc प्लस 3qb ये इधर चला जाएगा बेटा -4q हो जाएगा, ठीक है, -4q। इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो इक्वेशन नंबर p। और पहले से हमारे पास ये वाला इक्वेशन है बेटे 4qc प्लस qb इक्वल्स टू 0, है ना, इक्वेशन नंबर b। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर माइनस कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4qc प्लस 12qb एंड माइनस 16q, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देता हूँ, क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा -12 और तो -11qb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे 16q, तो qb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16q/11 माइनस में, ठीक है, qb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -16q/11। ओके, एंड अब qb निकल गया बेटा, qb निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पुट करोगे तो qc निकल जाएगा, है ना, और qc निकल गया तो आप इसमें पुट करोगे, क्या बोलते हैं, इसमें, तो आपको qa निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे की चीजें आप कर लोगे बेटे खुद से, ठीक है, आगे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। ओके, वेल तो आपको यहां से क्या सीखने मिला बेटा, एक तो जिसको आपने ग्राउंड कर दिया उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है 0, और अगर आपने किसी दो को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, है ना, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम, ठीक। बेटे हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, ठीक है, हम अगर किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो क्या होता है, वो अंदर में नहीं रहता, कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ये चीज़ हमें पता है। जब वो सरफेस पे आ जाता है तो वो सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लाइक आपने एक पॉइंट चार्ज भी उसके स्फेयर के अंदर रख दिया, मेटल कंडक्टर के अंदर रख दिया, तो वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, लेकिन सरफेस पे वो पॉइंट तो नहीं रहेगा, वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे होगा, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इसको यूनिकनेस थ्योरम भी कहते हैं, यूनिकनेस थ्योरम, ठीक, इसको क्या कहते हैं, यूनिकनेस थ्योरम भी कहते हैं। ओके, अच्छा, चूंकि आपने पढ़ा है बेटा कि पोटेंशियल जो होता है सरफेस पर वो कितना होता है, KQ/R होता है, ठीक है, सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। और क्या जानते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो Q अपॉन, अगर स्फेयर है तो क्या होगा 4πr² होगा, तो देयरफॉर Q क्या हो सकता है, सिग्मा इंटू 4πr² हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, K/R, एंड एट द प्लेस ऑफ Q वी कैन पुट दिस सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। K की वैल्यू रख लेते बेटा 4πε0, so this 4π and this 4π gets cancelled, R and R gets cancelled, so how much is remaining, sigma R/ε0। तो पोटेंशियल का जो एक और फॉर्मूला है ना, चार्ज के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा R/ε0, ठीक है, सिग्मा R/ε0, ठीक। अब बेटे हर समय आपका जो पोटेंशियल है, सॉरी स्फेयर है, वो हर समय स्फेरिकल हो कोई जरूरी नहीं है, उसका शेप कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, उसका शेप जो है और भी कुछ हो सकता है,
कैसे, मान लो कि इरेगुलर शेप है भाई, ठीक है, ऐसा करके इरेगुलर शेप है। ओके, अब इस पे हमने कुछ चार्ज दिया और वो चार्ज क्या हुआ, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। इस पॉइंट को P बोल दिया और इस पॉइंट को समझो R बोल दिया, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर हमें निकालना है। तो बेटे आप क्या देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक कर्व्ड है, ठीक है, कर्व है, ठीक है, कर्व, आप इसको पूरा कर लो, ठीक है। तो ऐसा एक स्फेरिकल टाइप का दिखेगा इसका कर्व, इसका रेडियस मान लो क्या है, R1 है। इसी तरीके से ये भी एक कर्व दिख रहा है, इसको भी पूरा कर लो, है ना। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो वो क्या है, R2 है, ठीक है, क्या है, R2 है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा बेटा, P का पोटेंशियल एट P क्या होगा, क्या पढ़ा आपने, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ का सिग्मा मान लो, मैंने बोला सिग्मा P, एंड यहाँ का रेडियस मान लो, या सिग्मा 1 बोल लिया बेटा मैंने, सिग्मा 1, इसको 1 ही नाम रख लेता हूँ, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो सिग्मा 1 और इसका रेडियस क्या है, R1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का हो जाएगा। सिमिलरली उस पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा, वहां का क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 R2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे ये चीज तो श्योर है कि ये है एक ही कंडक्टर, और एक ही कंडक्टर का जो पूरा सरफेस होता है हर जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम होना ही है, ठीक है। तो सिंस V1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, होता है V2 होता है, तो सिग्मा 1 R1 बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2 R2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 R1 इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा 2 R2। तो क्या देख रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो आप कि किसी भी पॉइंट पर कर्वेचर का रेडियस और सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी सिग्मा इंटू आर क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट है। देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू क्या, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन आर। क्या समझा यहाँ पे कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जहां का है ना, जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। आ रही बात समझ में बेटे, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद हम लिख सकते हैं कि the product of surface charge density and radius of curvature at any point on conductor surface is always constant, that is sigma into r equal to constant, ठीक है। दिस इज यूनिकनेस थ्योरम, ये आपका यूनिकनेस थ्योरम। आगे बात समझ में, ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट चैप्टर से मिलती जा रही है ना। उसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं, ठीक है। बात करने वाले हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या कहता है, देखो पहली चीज हमने फर्स्ट चैप्टर से ही देखा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है।
तो ये चीज हम पहले लिख लेंगे। नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। क्यू इन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गया बेटा। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, दैट इज E इक्वल टू जीरो, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तीसरा चीज, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बेटा कंडक्टर के इनसाइड, इस वजह से चूंकि आपने पढ़ा है ना dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब E ही जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, dv जीरो हो गया बेटा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब सब जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो बेटे कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सरफेस, है ना। तो पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर at any point is same as potential at its surface, है ना। ये हमने पढ़ा है, ओके। तो फोर्थ क्या हो गया, अब बेटा चूंकि इसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अंदर में है ना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, क्यू डीवी। अब डीवी ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको कोई वर्क डन नहीं लगेगा। नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज from one point to another inside a conductor, ठीक है। W क्या होगा, जीरो होगा, ओके। फिफ्थ हमने देखा भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके, लेकिन बाहर तो फील्ड होता है, और बाहर जो फील्ड होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक field is always perpendicular to the, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे बेटे कंडक्टर के, जो कि हमने धीरे धीरे करके पढ़े थे, यहाँ मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग बार बार एक वर्ड यूज किया करते थे बेटा, डाइलेक्ट्रिक, है ना, याद करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम उसके बारे में अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होता है बेटा, बेसिकली ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, यू नो व्हाट इज इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सो डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो क्या कहेंगे डाइलेक्ट्रिक को, दी इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग material which allow electric field to cross, which allow electric field to cross partially the insulating material which allow electric field to cross partially, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम, ठीक है, बाहर की तुलना में वो क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू क्रॉस पार्शियली आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। क्यों बोल रहा हूं कम, वो आगे समझ में आएगा। आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ओके, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। The insulating material which allow electric field to cross partially are called dielectric। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो दो तरह के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को कहते हैं बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक को कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सी पोलर डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about polar dielectric। so polar dielectric क्या होता है? देखो बेटा, आपको पता है कोई भी मैटर जो बना है वो एटम से मिलकर के बना है, और एक एटम के अंदर क्या होता है, एटम जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अगर वो दोनों, तो एटम तो ऑलरेडी बहुत छोटा सा चीज होता है भाई, बहुत ही छोटा होता है। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, वो अगर स्लाइटली अलग अलग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर अगर अलग अलग हैं, ठीक है, एक एटम हुआ और उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर सेपरेटेड है, अलग अलग है, उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा -q, ये हो गया बेटा +q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। तो इसका जो एक एक एटम है, हर एक इंडिविजुअल एटम है, वो किसके जैसा बिहेव करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसके पास हर एक इंडिविजुअल एटम के पास एक डाइपोल है, ठीक है, इसलिए इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक है ये, इसके पास डाइपोल है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक? तो लिखोगे बेटे, इफ centers of positive and negative charges does not coincide, ठीक है, if centers of positive and negative charges does not coincide, they are called पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। इसकी खासियत क्या है बेटा, इसकी स्पेशल बात क्या है, ईच इंडिविजुअल एटम हैज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, each individual atom has dipole moment, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि HCl, ठीक है, H2O, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल है, HCl या H2O एटसेट्रा, ठीक है। अब जैसे हमने इस तरीके की मटेरियल को ले लिया, ठीक है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, ठीक है, तो उसमें जितने भी ये हैं क्या होंगे बेटा, सबके पास डाइपोल्स हैं। बट वो डाइपोल्स क्या होते हैं, डाइपोल जो हैं वो बेटे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कोई इस तरीके से होगा, आपको पता है ना डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है ना, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक।
ठीक है, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है। कब बेटा? जब हमने कोई फील्ड नहीं लगाया है, बाहर से कोई फील्ड नहीं लग रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इन दैट कंडीशन जितने भी इंडिविजुअल एटम्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं, वो क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली ओरिएंटेड होने से जब आप इसका नेट करोगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या करोगे? वेक्टर एडिशन करोगे, तो ये क्या दे देगा आपको पता है? ये आपको 0 दे देगा। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कब? जब आपने इसमें बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया है। तो अलग बात हमें क्या समझ में आई कि इन द absence of इलेक्ट्रिक फील्ड these dipoles are randomly oriented. Okay, these dipoles are randomly oriented. Therefore net dipole moment is 0। क्या समझ में आया बेटा? इंडिविजुअली होता है, हर एक के पास इंडिविजुअली डाइपोल है, बट नेट क्या है? टोटल क्या है? 0 है, अगर बाहर से कोई भी बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है तब। तो ये हो गया बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा बेटा, नॉन पोलर मतलब इसमें डाइपोल्स नहीं बन रहे होंगे। क्यों नहीं बन रहे हैं इसमें डाइपोल्स? क्योंकि इसमें जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड कर जाते हैं। जब कोइंसाइड कर जाएंगे बेटा, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन नहीं रहा, तो हम उसको डाइपोल नहीं कह सकते। क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन क्या है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो अब यहाँ तो स्मॉल डिस्टेंस है ही नहीं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q × L होता था, L ही नहीं है, L 0 है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उसके पास डाइपोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या बोल देंगे बेटा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को? क्या बोल देंगे कि if centers of positive and negative charges does not coincide, okay, if centers of positive and negative charges does not coincide, they are called non-polar डाइलेक्ट्रिक। ठीक, क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो बेटे समझ में आ गया कि इसके पास इंडिविजुअल एटम्स के पास डाइपोल नहीं है। ठीक, तो क्या समझ में आया? Each individual atom does not have dipole moment। अब बेटे चूंकि डाइपोल मोमेंट किसी के पास है ही नहीं, तो टोटल भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या? नेट डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो 0। कब? जब हम बाहर से कोई फील्ड नहीं अप्लाई किए। ऑल्सो 0 इन द absence of external electric field। ठीक, तो अगर एक्सटर्नल क्या समझ में आया बेटा? अच्छा, नॉन पोलर का एग्जांपल हो जाएगा बेटा आपका H2O2 N2 एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो बेटे यहाँ पर आपको समझना है कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस आया। तो पोलर में क्या हुआ? हर एक इंडिविजुअल एटम के पास डाइपोल था, इसमें किसी के पास नहीं होता है। लेकिन जब हमने कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया था, तो
जो पोलर डाइलेक्ट्रिक था उसके पास भी टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो था और इसके पास भी टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, टोटल डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट दोनों ही कंडीशन में क्या है, जीरो है, अगर हमने बाहर से फील्ड नहीं लगाया है। ठीक, तो सर अगर हम बाहर से फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, चलो बात करते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर उसका कैसा होगा। तो बेटे अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, एक हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक का केस ले लिया, और अगर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है, पोलर हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, तो क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और यहाँ पर एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि इसके ऊपर टॉर्क लगता है, कितना लगता है बेटा, P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा, इतना टॉर्क लगता है। ये टॉर्क क्या करता है बेटा, इसको है ना घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है। आ रही क्या बात समझ में। तो जैसा मैंने आपको बोला बेटा कि पहले जब हमने फील्ड नहीं अप्लाई किया था, पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो सारे डाइपोल्स थे इधर उधर थे, लेकिन जैसे ही फील्ड लगेगा, फील्ड लगने से क्या होगा, उस पर टॉर्क लगने लगेगा, और टॉर्क क्या कोशिश करेगा, उस सबको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले आएगा, यानी वो जितने भी डाइपोल्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई हो जाने से जो आपके डाइपोल्स थे वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और जो नेगेटिव होते हैं उस पर अपोजिट लगता है, तो इस चिन्ह पर आ जाएंगे, तो सारे जो है इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, है ना। ठीक, ऐसा ये अरेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ओके। सिमिलरली इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, तो हमने क्या देखा, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे थे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे थे, लेकिन जैसे ही आप इस पे फील्ड अप्लाई करोगे, तो फील्ड अप्लाई करने से पता है बेटा, फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या हो गया, डाइपोल्स बन गए, तो जो नॉन पोलर थे जिसमें डाइपोल ही नहीं था, उसमें भी अब क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गए। ठीक है, तो इसमें भी आपको अब क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से इसमें भी डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे पॉजिटिव जो हैं फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इस तरीके से हो गए। आगे बात समझ में। तो जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में ला देते हो, तो अब आपको क्या दिख रहा है
कि ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। इसमें डाइपोल पहले से थे, अब अलाइन हो गए। इसमें डाइपोल्स थे ही नहीं, अब डाइपोल डेवलप हो गए और अलाइंड भी है। ठीक है, तो अब इनका और इनका बिहेवियर क्या है, सेम जैसा है। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये प्लस माइनस एक दूसरे को ये सब ऐसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। सिमिलरली ये प्लस माइनस, सिमिलरली ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, अब बेटे यहां पर जो नेगेटिव बचे हैं ना, ये नेगेटिव ये सारे है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है, और यहां पर जो पॉजिटिव बचे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है। सिमिलरली यहां पर आ जाओ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ऐसे क्या हो जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहां पर देखो, इधर के जो नेगेटिव है और इधर के जो पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्या समझ में आ रहा है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसका जो दोनों फेस है, इधर वाला फेस इधर वाला फेस, उस पर क्या हो रहा है, चार्जेस डेवलप हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, चार्जेस इंड्यूस हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, इसको हम QI बोल सकते हैं, इंड्यूस चार्ज है ना, पॉजिटिव, और इधर वाला नेगेटिव। तो ऐसा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों फेस पे क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक, सिमिलरली इसमें भी वही हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये जो घटना घट रही बेटा, जिसमें कि किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उसके अंदर उसके दोनों फेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जा रही है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि पोल्स डेवलप हो गए। देखो, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स, डाइपोल है ना, डाइपोल बन गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है ना, ऐसा करके हमें क्या मिल जा रहा है, डाइपोल्स मिल जा रहा है, पोलराइज हो जा रहे हैं, पोल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, जो पहले डाइपोल मोमेंट नेट 0 हुआ करता था, अब इस पर नेट डाइपोल मोमेंट आ जा रहा है, डाइपोल्स आ जा रहे हैं, पोलराइज हो जा रहा है। इस घटना को हम पोलराइजेशन कह देते हैं। आ रही बात समझ में? तो व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन, समझ में आ गया आपको पोलराइजेशन क्या होता है? तो बेटे, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स टू फेसेस गेट्स चार्ज्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दिस फेनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक, तो आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम वी विल राइट डाउन if a dielectric material, dielectric slab बोल लो, if a dielectric slab is placed in an external electric field, then its two faces gets equal and opposite charge induced. This phenomena is called polarization. This phenomena is called polarization. Well understood बेटे, this phenomena is called polarization. चलिए, तो आपको समझ में आ गया पोलराइजेशन क्या होता है। तो आपको ये भी समझ में आया कि जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके दो जो फेसेस हैं उस पर क्या आ जाएंगे, चार्ज डेवलप हो जाएंगे, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला साइड है उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ऐसा रखेंगे, इस पर फील्ड लगाएंगे तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड इस साइड वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, यही चीज क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है भैया,
आ गई इतनी बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक। क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर? चलिए, अब जैसा कि हमने देखा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले नेट डाइपोल मोमेंट क्या था? 0 था। लेकिन जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया उस पर डाइपोल मोमेंट आ गया, तो डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। तो बेटे जो डाइपोल मोमेंट आया नेट मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है, मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर? नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड per unit volume is called polarization vector, is called polarization vector। ठीक है बेटे, क्या कहलाता है? पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। तो लेट्स से कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इधर QI और इधर इधर प्लस QI और इधर माइनस QI ऐसा डेवलप हुआ है। और ये जो हमारा मटेरियल है उसकी लंबाई सपोज L है ना, और एरिया जो है वो सपोज A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ऐसा। ठीक है बेटा, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो हो जाएगा, है ना, क्या बोला हमने? नेट डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है? L, तो QI इंटू L ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट हो गया अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बेटे इसको, ये क्या चीज है? नेट डाइपोल मोमेंट है अपॉन क्या चीज है? वॉल्यूम है। ठीक, तो ये L और ये L दिख रहे हो, क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या बच रहा है बेटा? QI बाय A, QI बाय A। तो QI क्या चीज है? इंड्यूस्ड चार्ज है अपॉन एरिया। अब याद हो अगर आपको अच्छे से बेटा, तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सिग्मा I। ठीक है, सिग्मा I, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, हालांकि वो क्या चीज है? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमने डिफाइन किया है, बट वो देखो फाइनली कहां पर आकर के हमें मिलता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर मिलता है। यानी पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है किसके? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे हम, पोलराइजेशन वेक्टर इज, polarization vector is numerically equal to ठीक है, polarization vector is numerically equal to induced surface charge density, induced surface charge density। ठीक, ऐसा हो गया बेटा, आ रही बात समझ में? चलिए, ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टर्म हम बार बार यूज किया करते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला था? या तो हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे या फिर के से डिनोट करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इससे हम इसको शो करते हैं। क्या होता है ये समझते हैं।
तो बेटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यानी एप्सिलॉन आर है या के है ना, याद करो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब एयर होगा, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई नॉट, जब एयर है। और जब कोई मीडियम आएगा तो क्या करते थे बेटा, जब कोई मीडियम आ जाता था तो आपको याद हो इसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता था, एप्सिलॉन आर आ जाता था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा बेटे, क्लियर है। तो देखो ये जो चीज है ये तो वही है, ई नॉट अपॉन क्या हुआ, ई सॉरी अपॉन एप्सिलॉन आर यानी के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो किसी मीडियम में जो फील्ड है, जो मीडियम में फील्ड है वो क्या हो जा रहा है, देखो एयर में फील्ड का 1/k टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, एयर में फील्ड के 1/k टाइम्स हो जा रहा है। यानी हम k को कैसे शो कर सकते हैं, ई नॉट अपॉन ई। व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस to the electric field in medium, ठीक, that is k equal to E naught upon E, this is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये समझ में आ गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो जैसा हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है बेटा, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की कोशिश करता है या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेटे किसी भी चीज की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कितना कोशिश कर सकता है। तो जब हम एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसको क्या करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। बट जब हम बहुत ज़्यादा फील्ड अप्लाई कर देंगे, है ना, फील्ड हमने और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, जो इंसुलेट करने की प्रॉपर्टी थी, वो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो एक जो लिमिट है फील्ड अप्लाई करने की, उस लिमिट से अगर आप अधिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाता है, और इंसुलेटिंग की जगह अब वो कैसे काम करने लगता है, कंडक्टिंग की तरह काम करने लगता है। इंसुलेटर की जगह वो अब कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। जब ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देता है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चालू कर देता है, तो हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का हमारा क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, शिफ्ट फ्रॉम इंसुलेटर टू कंडक्टर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू very high electric field, its insulating property shift into conducting
दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया बेटा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब ये देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक। तो बेटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हमने जैसा बोला कि एक लिमिट तक हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा, मतलब उसको हमने जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस को ही सॉल्व करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि उसका ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन के बिना वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है। ठीक है, दी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a body that a dielectric can withstand means tolerate करना, withstand without breakdown, without dielectric breakdown is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका यूनिट जो है वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, हम क्या मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह देते हैं। फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होता है 30 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर के लिए क्या होता है 30 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे कि आपको पता है कि एयर जनरली क्या है भाई, इंसुलेटर है। एयर क्या है, जनरली इंसुलेटर है। बट कभी कभी देखो ट्रांसफार्मर वगैरह के पास अगर वायर थोड़ा लूज बाइंडेड हो तो वहां पर थोड़ा स्पार्क आने लगता है। क्यों स्पार्क आने लगता है बेटा, कि जहां पर लूज कनेक्शन होता है वहां पर एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा होता है कि जो कि एयर जो कि इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, वो अब कंडक्ट करने लगता है और वो जो चार्जेस हैं वो निकल करके एयर में आने लगते हैं और वहां पर स्पार्क होता है। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो गया। बिजली जो कड़कती है वो भी इसी वजह से कड़कता है बेटा, है ना। जो लाइटनिंग होती है उसका भी वही रीजन है ना। जो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड में क्या होता है बेटा, चार्जेस असेंबल होने लगते हैं। चार्जेस असेंबल होने से अर्थ और क्लाउड के बीच में, ग्राउंड और क्लाउड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसके बीच का जो एयर है वो कंडक्टिंग बन जाता है और वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो ऑल ऑफ अ सडन कहाँ आ जाता है, ग्राउंड को आ जाता है, जो आपको थंडरिंग बोल लो, लाइटनिंग बोल लो, उसके रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है बेटे, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया। ओके, अब अभी जो हमने देखा बेटा कि अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके दोनों फेसेस पे क्या हो जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे, है ना। तो वो कितना इंड्यूस होगा, चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कितना इंड्यूस होगा वो देखना है अपने को। चार्ज इंड्यूस्ड इन पोलराइजेशन, ठीक बेटे। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोगे कैसे,
उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करोगे बेटे? तो हमने क्या किया, मेटल प्लेट्स ले लिए, ठीक, मेटल प्लेट्स ले लिए, ठीक। तो मान लो बेटे ये जो हमने मेटल प्लेट्स लिए हैं, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है, मेटल प्लेट्स लिए हमने, इस पर मेटल क्या चार्ज क्या है, प्लस क्यू, इस पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू। एरिया मान लो ए है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, प्लस सिग्मा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा इसके कारण क्या होगा, फील्ड बनेगा। फील्ड याद करो अगर आपको पता हो तो, इसके कारण क्या होगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रेडियली आउटवर्ड, तो इस तरफ हुआ। इसके कारण क्या होगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रेडियली इनवर्ड, तो ये भी क्या हो गया सेम डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा बेटा इसके बीच में, ये जो दोनों प्लेट्स के बीच का फील्ड है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक्सटर्नली है ना एक फील्ड है, यहाँ पर फील्ड है, मान लो उस फील्ड को हमने क्या कहा, ई नॉट, कितना है बेटे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो अगर ये नहीं था, अगर ये मटेरियल नहीं था तो यहाँ क्या था, एयर था। अगर ये मटेरियल नहीं था तो यहाँ एयर था भाई, है ना, और इस एयर में फील्ड कितना है, इतना है। लेकिन जब हमने इसके अंदर ये डाल दिए, क्या डाल दिए बेटे, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यानी हमने एक मीडियम डाल दी, ठीक है। हमने जब वो मीडियम डाल दी तो डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है, फील्ड के अलोंग क्या हो जाता है, इधर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है और इधर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको क्या कहते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज प्लस और इंड्यूस्ड चार्ज माइनस, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसको प्लस सिग्मा आई और इधर माइनस सिग्मा आई कह सकते हैं। तो बेटे इसके कारण भी तो फील्ड बनेगा, है ना, और जैसे इधर देखो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फील्ड बना, इसके कारण भी क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव एक फील्ड जनरेट होगा, कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा वाला, सिग्मा आई। तो सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट इधर फील्ड हो, और पहले से कौन सा फील्ड मौजूद था, पहले से मौजूद था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने क्या कहा था, ई नॉट कहा था, इसको हम क्या कह सकते हैं, ई इंड्यूस्ड कह सकते हैं। तो बेटे ये जो मटेरियल के अंदर फील्ड है वो नेट फील्ड कितना होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम, यानी ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, इसके जो भी बचेगा वो नेट फील्ड होगा। तो हाउ मच इज द नेट फील्ड हियर, नेट फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ऐसा हो जाएगा। और अभी अभी हमने आपको दिखाया था बेटा, है ना, जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा कि किसी मटेरियल के अंदर, किसी मीडियम के अंदर जो फील्ड होता है ना, किसी मीडियम के अंदर जो फील्ड होता है वो कितना होता है, ई नॉट बाय के हो जाता है ना, एयर में जितना होता है उसका 1/k टाइम्स हो जाता है, देखा हमने। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई आई। तो ई आई क्या हो जाएगा बेटे, ई आई हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। तो कितना फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होगा वो आप पता कर सकते हो, ई नॉट कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1/k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा, है ना, एक्सटर्नल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/k। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटे, सिग्मा आई बराबर सिग्मा 1 माइनस 1/k। यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है बेटे, यहाँ से आपको इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जा रहा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड लास्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। तो इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा। और ये हमने क्या लिया था, कैपिटल Q लिया था, तो कैपिटल Q अपॉन A, इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/k। अगेन एरिया कैंसिल हो जाएगा बेटे। इंड्यूस्ड चार्ज जो आ रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q इंटू 1 माइनस 1/k। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट था सेकेंड चैप्टर का
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला वो हमने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे जो कि है कैपेसिटेंस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटे, बाय बाय।